बीए पार्ट 2 में पढ़ने वाले उन तमाम विद्यार्थियों को जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के रूप में रखा हुआ है, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चौथे पेपर के रूप में देखेंगे कि यूनिट 4 में देखेंगे। और यूनिट 4 में क्या है कि मॉर्गेनथाउवाद शक्ति का दृष्टिकोण, अर्थात मॉर्गेनथाउवाद के शक्ति का दृष्टिकोण है। इस पे कई तरह की बातों को आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आप यहाँ मॉर्गेनथाउवाद बनाम यथार्थवाद के बारे में समझेंगे। इसके बाद आप देखेंगे मॉर्गेनथाउवाद के राजनीतिक यथार्थवाद के जो 6 सिद्धांत हैं, ये 6 सिद्धांत के बारे में बारी बारी से जिक्र करते हुए आप सुनेंगे इसमें, जिसमें 6 सिद्धांत के बारे में यहाँ राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है। दूसरा इसका नियम है या दूसरा सिद्धांत है कि राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तीसरा सिद्धांत के रूप में है कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसके बाद चौथे सिद्धांत में देखेंगे कि विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य, और 5वें सिद्धांत में राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक करना या पृथक मानने की जो बात है। और इसके बाद छठे इसके जो सिद्धांत है, छठे सिद्धांत में देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता के बारे में। और पुनः इसके बाद हम समझेंगे यहाँ मॉर्गेनथाउवाद के सिद्धांत का मूल्यांकन हम करेंगे। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में मॉर्गेनथाउवाद का योगदान के बारे में हम समझेंगे। तो इन तमाम बातों को समझने से पहले हम इस बात को समझ ले पहले कि मॉर्गेनथाउवाद के बारे में जो हम जानने जा रहे हैं, यह मॉर्गेनथाउ कौन था। तो मॉर्गेनथाउ के बारे में जैसे आप इनके पूरे नाम को देखेंगे तो हांस जे मॉर्गेनथाउ के नाम से इन्हें जाना जाता है। हांस जे मॉर्गेनथाउ, हांस जे मॉर्गेनथाउ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, यह शिकागो विश्वविद्यालय के, यानी शिकागो विश्वविद्यालय जो अमेरिका में अवस्थित है, तो इस शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्राचार्य के रूप में है। और वे इंस्टीट्यूट ऑफ जो एडवांस यहाँ स्टडी के सदस्य के रूप में जाने जा सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के सदस्य, खासकर वाशिंगटन सेंटर ऑफ जो फॉरेन पॉलिसी है, रिसर्च के सहयोग के द्वारा अनेक विश्वविद्यालयों में इनके माध्यम से विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य संपादित किए जाते हैं। पुनः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो यथार्थवाद की बात हम समझ रहे हैं यहाँ, तो यथार्थवाद विचारधारा के प्रतिनिधि प्रवक्ता के रूप में तथा यहाँ वर्षों तक वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के जो यहाँ प्रधान आपके सिद्धांतकारों के रूप में जाने जा सकते हैं कि ऐसे सिद्धांतकारों में उनका नाम अग्रणी रूप से लेने का काम किया जाता है। उनकी रचना के रूप में देखेंगे, जो इनकी रचना है कि पॉलिटिक्स एमंग नेशन इनकी कृति है, इनकी रचना है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह पहला, अगर हम समझें तो ऐसा ग्रंथ है जिसका निर्माण सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के रूप में, अर्थात जिसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं, के आधार पर यह वर्णित है। इसके प्रकाशन, जो ये पुस्तक है, इसका प्रकाशन जो हुआ था यह 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और आज तक इस विषय के क्षेत्र में अगर समझा जाए तो मौलिक कृतियों में इनकी गणना आज के संदर्भ में भी की जाती है। मॉर्गेनथाउ की अन्य प्रमुख कृतियों के रूप में समझेंगे जब कि इनकी अन्य प्रमुख कृतियों और शोध के रूप में, तो शोध लेखों में साइंटिफिक मैन बनाम यहाँ देखेंगे पावर पॉलिटिक्स के रूप में, जो 1946 ईस्वी में यह भी प्रकाशित हुआ था। और इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट के रूप में देखेंगे, जो यह भी आपके 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर आप एक और किताब के बारे में देखेंगे जो डिमेलाज ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हैं, जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो हाँ, यहाँ विद्यार्थियों मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो कुछ भी हम बातें बताने जा रहे हैं, या आपके वर्ग व्यवस्था के साथ साथ यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी भी करते हैं तो आपको बहुत सहूलियत हो सकता है इन तमाम बातों के अध्ययन से। इसलिए मैं इसमें प्रयास किया हूँ कि कोई भी वैसे महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, जिसको न छोड़ा जाए। तो इस तरह से अब हम यहाँ मॉर्गेनथाउ के बारे में, यानी मॉर्गेनथाउवाद
बनाम यथार्थवाद की बात अगर हम करें तो इसमें हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अगर हम ध्यान देते हैं या इसके सिद्धांत के रूप में अगर हम वर्णन करते हैं तो इसमें कई तरह की मान्यता पाने के क्षेत्र में राजनीतिक आदर्शवाद तथा राजनीतिक यथार्थवाद, यहाँ दो तरह के प्रतियोगी ही दृष्टिकोण प्रतीत होते हैं। यानी कि यथार्थवादी और जैसे वर्णन किया गया कि यथार्थवादी और आदर्शवादी, यह दो ही दृष्टिकोण है जो हम लोग के बीच में प्रस्तुत होता है। यही प्रकट होते हुए नजर भी आता है, क्योंकि समस्त आधुनिक जो राजनीति की बात समझेंगे, राजनीति चिंतन की बात समझेंगे और इसके इतिहास मुख्यतः इन्हीं दो दृष्टिकोणों पर दृष्टिगत भी होता है। क्योंकि समाज अगर हम देखेंगे यहाँ आदर्शवाद तथा यथार्थवाद विचारधाराओं के फलस्वरूप यह विकसित होते हुए आप समझेंगे कि इसी के माध्यम से यह विकसित भी हुआ है। इन दोनों दृष्टिकोणों को अगर ऐसे मानव प्रकृति के रूप में समाज और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति विशेष रूप से यह दृष्टिगत होता है, क्योंकि आदर्शवादी दृष्टिकोण मानव प्रकृति में, जो मानव का प्रकृति होता है, तो मानव प्रकृति को मुख्य रूप से अच्छा एक तरह से मानकर ही चलता है और अच्छा मानकर ही बनता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अगर समस्या का जन्म होते हुए नजर आता है, समस्या के बारे में यदि हम समझते हैं, तो यहाँ मुख्यतः अगर हम समझें तो गलत सामाजिक व्यवस्था के कारण, उचित ज्ञान के अभाव के कारण, या ऐसे भी समझेंगे अवबोध के अभाव के फलस्वरूप ही यह हम लोग के बीच में प्रस्तुत होता है। उनमें से अगर हम इन तमाम बातों में से जिक्र करते हैं तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की कल्पना इन्होंने करने का काम किया, जिसमें तर्क के रूप में, शिक्षा के रूप में और विज्ञान का उपयोग करके मानव कल्याण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति यहाँ होते रहते हुए नजर आई है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादियों की धारणा देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से विश्व को अधिक अच्छा और शांतिमय बनाने का प्रयास किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि हम समझने का प्रयास करें तो यथार्थवादी दृष्टिकोण के ही अनुसार हम देखेंगे कि मानव जो स्वभाव है, तो स्वभाव में निहित जो भी मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से जो वर्णित है, अंतर विरोध के कारण शुद्ध नैतिक मान्यताओं पर विश्व के अगर हम समझें तो समाज का संचालन पूर्णतः असंभव के रूप में देखा जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण में यह विचार जो होता है निहित ही होता है, और यथार्थवादी विचार में जब यह दृष्टिकोण निहित होता है तो विश्व के राष्ट्रों के किसी न किसी रूप से या किसी न किसी प्रकार से जो वैमनस्य की बात आता है, संघर्ष की बात आता है, और इसके साथ यह सारी परिस्थितियां जब मौजूद होती है, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में शक्ति अथवा प्रभाव की जो प्रतिस्पर्धा होता है वह हमेशा चलते हुए नजर आता है, क्योंकि शक्ति और प्रतिस्पर्धा कभी रुकने की स्थिति में नहीं होता है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो और ज्यादा या बरकरार होते हुए नजर आता है, और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संस्था के द्वारा इस संघर्षात्मक स्थिति को नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता है। अतः यहां स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि कूटनीति का प्रमुख कार्य यही है कि शक्ति, इस संघर्ष जो शक्ति होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, पर किसी न किसी रूप से अंकुश लगाया जाए। शक्ति के रूप में देखें या प्रतिस्पर्धा के रूप में देखें, तो इसमें किसी न किसी रूप से अंकुश निश्चित रूप से लगाया जाए। और कुल मिलाकर यहाँ यथार्थवाद जो है, इसके विरोध और इसके संघर्ष को हम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में जब समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक शाश्वत के रूप में आपके बीच में ऐसे देखने के लिए नजर आता है, क्योंकि अगर ऐसे तत्वों की अगर हम जिक्र करते हैं तो ऐसे तत्वों के जिक्र करने के साथ साथ जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्था के द्वारा जो यहाँ विकसित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जब यह नियंत्रित नहीं होता है, तो इसलिए कूटनीति की चुनौती यही बन जाती है हम लोग के बीच में कि ऐसे संसाधन जो होंगे, ऐसे साधनों का विकास या विकसित किया जाता कि शक्ति संघर्ष जो है इसकी सफलता हम लोग के बीच तक हासिल किया जा सके। तो मॉर्गनथाउ महोदय इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रति अपने आप को एक
प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात मॉर्गेनथाउ ने ही स्पष्ट रूप से यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार पर खड़ा करने का काम भी किए हैं। और मॉर्गेनथाउ के विचारों में डॉक्टर महेंद्र कुमार भी कह रहे हैं, जिसमें डॉक्टर महेंद्र कुमार के विचारों को अगर हम समझते हैं कि मॉर्गेनथाउ केवल यथार्थवादी लेखक ही नहीं है, बल्कि अगर इनके बारे में हम देखें तो पहले वह एक सिद्धांतकार भी हैं, उनका एक अपना सिद्धांत भी है, और जिन्होंने यथार्थवादी को यानी यथार्थवादी सांचे जो है इस सांचे को वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने का काम भी किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह से आदर्शवादी प्रतिमान को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने का काम भी किया है। इसी कारण से गाजी एल्गोसावी के ने भी मॉर्गेनथाउ को अपने विचारों के माध्यम से यथार्थवाद का एक पर्यायवाची समझने का काम किए हैं। फिर हम यहाँ मॉर्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के जो सिद्धांत हैं इसे 6 प्रकार के सिद्धांतों में बांटने का जो काम किया गया है, इन 6 सिद्धांतों के बारे में जब हम अलग अलग जिक्र करेंगे तो चूंकि हम ये समझ रहे हैं कि मॉर्गेनथाउ जो है राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में जाने जा सकते हैं, इसलिए यह ऐसे समीचीन ही कहना होगा कि उनके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थिति होता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के रूप में यह विस्तृत वर्णन किया जाए। इसलिए मॉर्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के जो 6 सिद्धांत है जिसे हम यहाँ पे प्रस्तुत किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले सिद्धांत के रूप में देखेंगे कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में ही निहित होती है। तो जब हम इसमें देखेंगे कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले जो भी जड़ होते हैं मानव के जड़ों में ही या मानव प्रकृति में ही क्या होती है, निहित होती है, अर्थात राजनीति यथार्थवाद का ही विश्वास बनता है। उसका विश्वास होता है कि मुख्य रूप से समाज की भांति या राजनीति भी उन यथार्थवादी अथवा अगर हम वस्तुपरक की स्थिति में समझें, वस्तुपरक नियमों के बारे में समझें, तो उसी से अनुशासित होने का भी काम करती है। इसके साथ साथ मानव प्रकृति होता है तो मानव प्रकृति के साथ या उसी में निहित होने का भी काम करता है। राजनीति पर प्रभाव डालने वाले ये सभी जो भी नियम होते हैं तो ऐसे प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में ही निहित होता है। मनुष्य यदि चाहे तो मनुष्य जिन नियमों के अनुसार संसार में क्रियाकलाप अपना करने का काम करता है तो उस क्रियाकलाप के साथ साथ वह सार्वभौम है, और यह नियम हमारी अगर नैतिक स्थितियों को देखा जाए, नैतिक मान्यताओं के आधार पर देखा जाए तो हमेशा हमसे अछूते ही रहते हैं। इसलिए समाज में मुख्य रूप से हम यह बातें स्पष्ट कर सकते हैं कि इसका स्तर ऊंचा करने के लिए, जब हम इसका स्तर ऊंचा करने का प्रयास करते हैं तो ऊंचा करने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान हमें होना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा अगर ऐसे नियम नहीं होंगे और इनकी उपेक्षा अगर की जाए तो उपेक्षा के से केवल अगर यह समझा जाता है तो असफलता ही हाथ लग सकती है, कभी सफलता नहीं मिल सकती है। अतः इन बातों के साथ हम ये समझ सकते हैं कि यथार्थवाद जो राजनीति है तो ऐसे राजनीति के जो वस्तुनिष्ठ सिद्धांत होते हैं इस सिद्धांतों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, और जब मॉर्गेनथाउ यह मान्यता बन जाती है कि इन सिद्धांतों के जो तर्कसंगत आधार होते हैं, ऐसे तर्कसंगत आधार पर किसी सिद्धांत का अगर हम जिक्र करें तो उसका निर्माण संभव हो पाता है। यथार्थवाद की भी यही मान्यता बन जाती है, और खासकर राजनीतिक में सत्य होता है और जो सत्य के साथ साथ मत में भेद करना भी यहाँ असंभव सा प्रतीत होता है, और सत्य वस्तुनिष्ठ विवेकपूर्ण की स्थिति में, साक्ष्य की स्थिति में और तर्क संगत होता है, जबकि अगर कहा जाए कि मत जो होता है व्यक्तिनिष्ठ होता है, तत्वों से निरपेक्ष होता है और पूर्वाग्रह पर भी आधारित होता है। इसी तरह से यहाँ प्राचीनी अगर चीनी, भारतीय और ग्रीक जो विद्वान हैं, जो ऐसे दर्शनार्थियों की बात करें तो ऐसे ग्रीक दर्शनों ने राजनीति रूप से जो राजनीतिक विधियों के अन्वेषण के रूप में उन्होंने प्रयास किया है, और ऐसा प्रयास किया है जिस प्रयास में हम कह सकते हैं तब से मानव स्वभाव, जिसमें राजनीति की जो विधियां है, विधियों की जो जड़ है, इस जड़ में अपरिवर्तित ही यह देखते हुए नजर आया है। इसी तरह से मौलिकता के बारे में कहा जाए या अगर हम नवीनता के बारे में कहें तो हम इसमें पाएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का कोई आवश्यक गुण यह नहीं है, और नहीं हम इसमें भी यह भी कह सकते हैं कि राजनीति में किसी सिद्धांत को इसलिए अमान्य किया जा सकता है कि उसका प्रादुर्भाव जो है प्रागैतिहासिक काल से हुआ था। इस तरह से हम इसे
चाहकर भी इसे अमान्य नहीं घोषित कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति संतुलन जो है, तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत जो है यहाँ राजनीति में केवल इसलिए अगर हम समझते हैं कि अर्वाचीन के रूप में अथवा प्राचीन के रूप में जो भी सिद्धांत होता है, तर्क होता है अथवा अनुभव होता है कि कसौटी पर खरा उतरे, वह मान्य होना चाहिए। और राजनीति के रूप में अगर हम समझें तो यहाँ कोई भी सिद्धांत विवेक और अनुभव की विविध परीक्षा के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत लाया जाना भी चाहिए। यथार्थवाद के लिए मुख्य रूप से यहाँ तथ्यों को निश्चित करने तथा अपने विवेक के आधार पर, जो हमारी विवेक होता है, बुद्धि होता है, उसी के आधार पर इसमें सार प्रदान करने के ही सिद्धांत निहित भी होने चाहिए। इसी संबंध में मार्गेंथाउ का अपना खुद का विश्वास भी है कि विदेश नीति का जो मूल्यांकन है, राजनीतिक गतिविधियों और उनके जो संभाव्य परिणामों की अगर परीक्षा की बात किया जाए तो परीक्षा करने के बाद भी यह हो सकता है किसी भी विदेश नीति समझने के साथ साथ इसके लिए आवश्यक बन जाता है कि सर्वप्रथम हम इस बात को समझें, इस बात को जानें कि हम उस देश के राजनेताओं के विभिन्न जो कार्य होते हैं वैसे कार्यों पर दृष्टि डालें, फिर अपने तर्क बुद्धि के माध्यम से उनका हम विश्लेषण करने का प्रयास करें, फिर हम यह पता लगाने का भी प्रयास करें कि कार्यों के पीछे उनका राजनीतिज्ञ के क्या उद्देश्य रहे होंगे। इन तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे। पुनः हम देखेंगे कि यहाँ इसके अगले सिद्धांत के आधार पर, तो अगले सिद्धांत में जैसे देखेंगे राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में यदि हम परिभाषित कर सकते हैं तो यहाँ इन बातों के साथ साथ जब हम यथार्थवाद की बात करेंगे, यथार्थवाद राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे, तो इसका एक दूसरा तत्व यह बनता है कि राष्ट्र हित की प्रधानता यहाँ बननी चाहिए। और राष्ट्र हित की जो प्रधानता होता है, जिसमें मार्गेंथाउ के शब्द में ही अगर हम जिक्र करते हैं कि मार्गेंथाउ ने अपने शब्दों के माध्यम से कहा है कि शक्ति के नाम से जो लक्षित होता है, यानी स्वार्थों का विचार ही वह अगर सर्वप्रमुख यहाँ मार्गदर्शक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद के साथ साथ अगर हम ये समझते हैं कि यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करने का भी काम करता है। शक्ति के रूप में पुनः हम जब देखेंगे कि इसे परिभाषित करने की जो अवधारणा बनती है, तो ऐसे अवधारणा अथवा राष्ट्रीय हित के सिद्धि के लिए भी शक्ति का यहाँ प्रयोग जो होता है एक ऐसा विचार होता है जिसके द्वारा अगर हम बातें करते हैं, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है इसके जो हित की सिद्धि के लिए, या जैसे इसके तथ्यों को या इसके तथ्यों के साथ साथ उन्हें समझने वाले जो विवेक होते हैं, इसी के मध्य में जो हम यहाँ समझेंगे कि संबंध स्थापित करने की बात तो हम स्थापित कर सकते हैं। पुनः हित का जो केंद्र बिंदु होता है यह सुरक्षा है, और इसके साथ हितों की सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित की जाती है, क्योंकि हित की सुरक्षा जब चाहिए तो उसके लिए शक्ति की जरूरत होता है। राजनीति का जो मुख्य हित होता है इसका संवर्धन, और इसलिए जो कहा जाता है कि संवर्धन के साथ साथ जब कहा जाए कि ऐसे जो इसकी सुरक्षा की बात आता है, तो हितों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए हम यहाँ राजनीति को भी शक्ति के साथ साथ इसे अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यथार्थवाद राजनीति को एक स्वतंत्र क्रिया का क्षेत्र मानता है जो मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र की बात करेंगे, नीति शास्त्र की बात करेंगे, और इसके साथ धर्म आदि ग्रंथों से भी अगर हम बात करेंगे तो शक्ति के रूप में यहाँ संक्षेप में यह भी बात कहा जा सकता है, शक्ति के रूप में परिभाषित यहाँ हित के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उसके सैद्धांतिक रूपों को प्रदान करने का काम कर सकते हैं। पुनः इतिहास के उदाहरण को देखने से भी यह बात स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक शक्ति के रूप में परिभाषित जो यहाँ पे हित होते हैं, ऐसे हितों की दिशा में भी, हितों की जो दिशा होती है इस दिशा में भी नहीं सोचते और कार्य करते हैं। यही कारण बनता है, और ऐसा यह एक विचार है कि जिसके आधार पर राष्ट्रों के विदेश नीतियों का आभास यहाँ किया गया है, और यह आभास देखने के लिए मिलता भी है। इसी सूत्र के आधार पर जैसे ब्रितानवी के माध्यम से जो अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ की विदेश यहाँ नीतियों का एक तर्कसंगत ऐतिहासिक आधार ढूंढा जा सकता है कि भले इन देशों के जो शासन प्रणाली है, जैसे शासन प्रणालियां बदलती रही हो या शासन प्रणालियां भले बदलती रहे और बाद में चलकर ऐसे
देशों के साथ जो राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे राजनीतिज्ञों का बौद्धिक नैतिक स्तर और साथ साथ उनकी प्रेरणा और अभिरुचियां यहाँ बदलती हुई भले रहती हो, लेकिन मर्गेंथाउ अपने विचारों को फिर से यहाँ पे साबित करते हैं कि ऐसे मत अपने विचारों के माध्यम से एक प्रयोजन को देकर ही किसी देश विदेश की नीति को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। ऐसी बातों को वो जोर देते हैं। और क्या करेंगे? जब ऐसे प्रयास करेंगे तो हम असफल रहेंगे, और असफल रहेंगे तो क्या होंगे? ये हमें धोखा खाने की स्थिति में आना पड़ेगा। राजनीतिज्ञों के वास्तविक जो प्रयोजन होते हैं, इसके आधार पर अगर हम जिक्र करें तो हम यह निर्णय बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जो विदेश नैतिक और दृष्टि से जो प्रशंसनीय स्थिति होता है तथा राजनीतिक दृष्टि से सफल रहेगी। और खासकर हम सभी जानते हैं कि जो चेम्बरलेन की तुष्टीकरण नीति अच्छे उद्देश्यों जो अच्छा उद्देश्य होगा उसे प्रेरित करती थी, और उससे प्रेरित थी भी, क्योंकि उनका ध्येय जो था शांति की रक्षा करना, और शांति की रक्षा करने के साथ तथापि उनकी नैतिक में जो द्वितीय विश्व युद्ध देखे हैं आप, इसको यानी एक तरह से असंभावी बना देने की दशा में तथा करोड़ लोगों को अकथनीय दुर्गति की दशा में पहुंचा देने के लिए यह कहा जा सकता है कि यह सहायता करने में सहयोग दिया। दूसरी तरफ हम यहाँ सर विंस्टन चर्चिल की बात करें कि जब विदेश नीति का प्रयोजन विश्वव्यापी न होकर व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय शक्ति की ओर कहीं अधिक संकीर्णता से एक तरह से उन्मुख हुआ करता था। क्योंकि चर्चिल की जो नीतियां थी वह चेम्बरलेन की शांतिवादी नीतियों के साथ साथ इसके परिणामों की अपेक्षा नैतिक और हम यहाँ कहें कि राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ समझने का काम किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत इस बात की परवाह भी नहीं करता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और क्या हो रहा है, अथवा उसमें क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। ऐसे बातों की जिक्र ही नहीं होना चाहिए। वह तो केवल उन्हीं संभावनाओं की ओर ध्यान देता है जो किसी विशेष राष्ट्र के काल और स्थान की किन्हीं ठोस परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे यहाँ राजनीतिक यथार्थवादी उसी विदेश नीति को अच्छी विदेश नीति समझता है जो तर्कसंगत और कहा जाए कि विवेक पर आधारित हो। अर्थात हम यहाँ विदेश नीति का संबंध अगर देखें तो उसकी सफलता की राजनीतिक आवश्यकताएं होने भी चाहिए, और न किसी अन्य वस्तु से। इसका हम जिक्र करेंगे। पुनः हम इसके तीसरे सिद्धांत पे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। तो राष्ट्रीय हित का कोई जब निश्चित अर्थ नहीं होता है तो मर्गेंथाउ महोदय ने राष्ट्र हित का कोई निश्चित अर्थ यहाँ नहीं बताने का काम किए हैं। राष्ट्र हित का विचार जो है मुख्य रूप से राजनीति का एक गुण तत्व के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि जिस पर हम देखेंगे कि परिस्थितियां जो बनती है या जो स्थान होता है और जो कोई प्रभाव यहाँ पे देखने के लिए नजर नहीं आता है। फिर भी इतिहास के एक विशिष्ट रूप से या विशिष्ट काल में राजनीतिक जो कृत्य हैं, ऐसे कृत्यों को निश्चयात्मक रूप देने वाला जो भी परिस्थिति होता है, उन राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रकरणों की यहाँ अधिकता देखने के लिए मिलता है। जिसके मध्य में विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति का यहाँ पे निर्माण असंभवी हो जाता है, और मर्गेंथाउ महोदय का यहाँ पूर्णतः विश्वास यह बन जाता है अपने विचारों पर कि राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण जो है वह राजनीतिक रूप में अर्थात राजनीतिक क्रियाओं को अनुप्रमाणित करने वाले हितों को निर्धारित करने के साथ साथ, यानी जो निर्धारित करने की बात हम समझेंगे तो निर्धारित करने के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का भी काम करता है। पुनः शक्ति का यहाँ विचार भी अगर किया जाए तो विचार भी बदलती रहती है, और परिस्थितियां जो होती है ये परिस्थितियां भी के अनुसार बदलने का काम करते रहता है। इस तरह से मर्गेंथाउ अपने विचारों को हम लोगों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्वों के रूप में एक अस्थायी मानते हैं, और किंतु परिस्थितियां जो होती है परिस्थितियां थोड़ी बहुत बदलती रहती है, क्योंकि हर समय एक जैसा परिस्थिति होता नहीं है। तो परिस्थितियां हमेशा परिवर्तित होते रहती है, और एक सफल राजनीतिज्ञ के लिए आवश्यक बन जाता है कि वह पुनः इन मूल तत्वों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयास करते रहे। और पुनः इसके बाद हम मर्गेंथाउ के अगले विचार को देखेंगे, अगले सिद्धांत को, कि विवेक राजनीति का एक उच्चतम मूल्य बनता है। तो यह कैसा होता है? चौथा विचार है विवेक राजनीति का एक उच्चतम मूल्य होता है। तो इसमें मर्गेंथाउ महोदय के माध्यम से कहा गया है कि राजनीतिक जो यथार्थवाद है, राजनीति का कार्य की नैतिक महत्ता के प्रति यह सचेत होता है, बिल्कुल सचेत होता है। क्योंकि राजनीति और नीति शास्त्र की जब हम बात करेंगे
तो राजनीति और नीति शास्त्र के साथ साथ यहाँ जो अस्पष्ट भेद की हम चर्चा करेंगे तो ये भेद स्वीकार भी इसमें करता है। अमूर्त विश्वास जो विश्वव्यापी होता है, नैतिक मान्यता के आधार पर राष्ट्र के जो यहाँ कार्यकलाप संभव नहीं होता है, राज्य के जो क्रियाकलाप होते हैं उस पर सार्वभौम नैतिक सिद्धांतों का, सार्वभौम अवधारणाओं का और इसके साथ साथ ये रूप में जो लागू यहाँ किया जा सकता है, इन नियमों को राज्य की जो परिस्थितियां होती है, ऐसे परिस्थितियों तथा समय तथा इसके बाद हम देखेंगे अवसर के अनुसार परिवर्तन करना पड़ सकता है और परिवर्तन करते रहना पड़ता भी है। यथार्थवाद का आग्रह यह बनता है कि राष्ट्रों के जो नैतिक सिद्धांत है उसका पालन विवेक और संभावित जो स्थिति होता है या परिणाम होते हैं इसी के आधार पर होते रहने चाहिए, क्योंकि यथार्थवाद विवेक को राजनीति के रूप में अर्थात जो राजनीति होते हैं राजनीति के उच्चतम मूल्य को ही मानता है। व्यक्ति अपने लिए बिल्कुल कह सकता है कि न्याय जो होता है यहाँ किया जाना चाहिए चाहे विश्व नष्ट हो जाए, परंतु राज्य के यानी कि राज्य की अगर बात करते हैं कि राज्य के संरक्षण रहने जो यहाँ राज्य को संरक्षण में रहने वाले जो लोग होते हैं, लोगों को राज्य में ऐसा कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। कोई भी राज्य जो होता है नैतिकता के आधार पर, नैतिकता की दुहाई के आधार पर सुरक्षा को खतरे में डालकर यहाँ यह नहीं कह सकता है, क्योंकि दूरदर्शिता कोई भी राजनीतिक नैतिक नहीं हो सकती है और खासकर बाह्य रूप में नैतिक कृत्यों के साथ साथ जो राजनीतिक परिणाम होते हैं इस पर ध्यान न देने वाली कोई भी राजनीतिक नैतिकता बिल्कुल असंभव नहीं होता है। फिर हम पांचवें सिद्धांत के रूप में देखते हैं कि राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानने की बात। तो राष्ट्र के जो नैतिक मूल्य होते हैं यानी कि राजनीतिक यथार्थवाद की अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे किसी भी राष्ट्र के नैतिक मूल्य के आधार पर सार्वभौम यानी सार्वभौमिक जो यहाँ नैतिक मूल्य से पृथक मानने का काम करता है, अर्थात किसी भी राष्ट्र के जो विशेष की अगर हम बात करें तो नैतिक कामनाओं के आधार पर हमारे सनातन यानी कि सार्वभौमिक नियमों के बीच कोई अस्थायी संबंध नहीं रह पाता है। यह विचारधारा जो है जहाँ सत्य और मत में बिल्कुल भेद करने का काम करती है, वहीं ग्रंथ की बात करें, सत्य की बात करें और अंधविश्वास में यह भेद पैदा करने का काम करता है। पुनः सामान्यतः अगर हम कहें कि ऐसे राष्ट्र जो है अपने मत से अपने आप को जब विभेदन करती है तो विशिष्ट आकांक्षाओं और नीतियों के स्वयं सिद्ध जो आदर्श होते हैं इसको मानकर समूचे विश्व के लिए उपयोगी मानने की जो स्थिति होता है यह भूल कर बैठते हैं और यह मानना कि राज्य को जो नैतिक नियम है ऐसे राज्य के जो नैतिक नियमों के साथ साथ यह कहा जाए कि इसके अधीन यह करना भी चाहिए, क्योंकि एक बात यह बनता है और एक विश्वास करना भी राष्ट्र के नैतिक नियम के साथ जैसे उस राष्ट्र की अगर कहा जाए स्थापना भी कर सकता है और दूसरी तरफ या दूसरे वस्तुओं से बिल्कुल भिन्न वस्तु के रूप में हम समझ सकते हैं। पुनः हम यहाँ सिद्धांत है इस छठे सिद्धांत पर अगर हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र की जो स्वायत्ता की बात है तो राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता की अगर हम जिक्र करते हैं तो इसमें हम निश्चित रूप से देखेंगे कि राजनीतिक यथार्थवाद में जैसे कि अंतिम नियम यही होता है कि राजनीति के क्षेत्र में स्वायत्ता का विकास निश्चित रूप से करता है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में उतना ही अंतिम अगर हम कहें कि राजनीतिक क्षेत्र में उतना ही स्वायत्ता है जितना कि आर्थिक क्षेत्र में हम देखेंगे अथवा कानून के क्षेत्र में देखेंगे, ये सभी क्षेत्रों में एक ही जैसा होता है। मार्गेंथाउ अपने शब्दों के माध्यम से इसे फिर से कहने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक यथार्थवादी जो होता है इस राजनीतिक यथार्थवादी राजनीति और जो इसकी स्वायत्ता का समर्थन करने का काम करते हैं। मुख्य रूप से हम देखेंगे कि वह शक्ति नाम से वर्णित स्वार्थ के रूप में भी इसे मानने का काम करते हैं, उसी रूप में सोचने का भी काम करते हैं। जैसे अर्थशास्त्री धन नामक जो स्वार्थ को लेकर यहाँ विचार करते हैं, उसी तरह से विधिवेता जो होते हैं कार्यों की वैधिक नियमों का अनुरूपता की एक तरह से जो नीति शास्त्र का लेखन करता है या ऐसे कार्यों का सिद्धांत के रूप में अनुरूप पर विचार करता है। फिर यहाँ अर्थशास्त्री यहाँ प्रश्न करते हैं कि क्या यह नीति कानून के नियमों में मिलती है या नहीं मिलती है। तो इसमें नीति शास्त्र का लेखक बिल्कुल जब प्रश्न करेगा तो यहाँ देखेंगे और राजनीति यथार्थवादी प्रश्न करता है कि नीति किस प्रकार के शक्ति पर प्रभाव डालती है, जिसमें हम अलग अलग रूपों से इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि राजनीति जो होता है यथार्थवादी यानी यथार्थवाद के साथ साथ गैर राजनीतिक नियमों अथवा तत्वों की उपेक्षा भी नहीं करने का काम करता है
और वह अगर हम कहें कि वह राजनीतिक नियमों के अधीन भी मानता है, तो यहाँ यथार्थवाद उन सभी विचारधाराओं का विरोध करने का काम करता है। जो राजनीतिक विचारों पर गैर राजनीतिक नियमों को जबरदस्ती थोपने का जो प्रयत्न करता है, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, समस्याओं को देखेंगे तथा का कानूनी, नैतिक और राजनीतिक पहलू होता है, वैसे पहलुओं पर जो सामाजिक कानून होते हैं राजनीतिक के रूप में नैतिक मान्यताओं के महत्व को यह स्वीकार करते हुए उनका यह उतना ही उपयोग करते हैं जितना उपयुक्त होता है। और इस तरह से कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे 1939 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर जब आक्रमण किया था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के सामने इसके जो समस्या थे वह दो पक्ष थे, एक थे राजनीतिक और दूसरा था क्या यहाँ कानूनी पक्ष था। फिर हम यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस के कानूनी जो आधार है इसका जब उसने निर्णय लिया था तो अपनी सेनाएं सोवियत आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए फिनलैंड की ओर भेज देने का काम किया था। इस तरह के 1971 के फिर हम देखेंगे कि 1971 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो निक्सन थे, तो निक्सन ने रूस और चीन के बीच में, चीन और रूस के जो सीमा संघर्ष का विवाद था, दक्षिण वियतनाम के युद्ध के प्रति व्यापक जो बौद्धिक स्थिति था, वियतनाम की लड़ाई के लिए सेना में भर्ती करने के कारण अमेरिका में जो उत्पन्न भीषण एक तरह का रोष उत्पन्न हुआ था, तो इसी कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले जो भीषण आप देखेंगे गंभीर इसके दुष्परिणाम आप लोगों के बीच में मिलेंगे। फिर आप ब्रिटेन के जो बेल्जियम की बात देखेंगे तो यहाँ यह तटस्थता की गारंटी भी दी थी, और 1914 में जब जर्मनी ने बेल्जियम की तटस्थता को भंग कर दिया था तो उसे यहाँ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ गई थी। तो इन तमाम बातों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ जो मॉर्गनथाउ है इनके 6 सिद्धांत यह महत्वपूर्ण बनते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे मॉर्गनथाउ के सिद्धांत का अगर हम मूल्यांकन करने की बात करते हैं, इनके सिद्धांतों का मूल्यांकन किया जाए तो इसमें अलग अलग हमने 3 प्रश्नों को रखने का काम किया है ताकि आपको खोजने में सुविधा नहीं हो। तो यहाँ मॉर्गनथाउ के सिद्धांत का मूल्यांकन करने की बात है। तो मॉर्गनथाउ के सिद्धांत की विभिन्न तरह के आलोचक यहाँ पे अपनी आलोचना प्रस्तुत करने का भी प्रयास किए हैं, और इस आलोचना के साथ साथ उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ आलोचकों में जैसे रॉबर्ट टकर है, और उनका कहना भी है कि यह सिद्धांत जो है न तो वास्तविकता से मेल खाता है और न ही अपने आप से भी मेल खाता है। फिर यहाँ स्टैनली जो हाफमैन है, तो स्टैनली हाफमैन अपने विचारों को रखते हुए कह रहे हैं कि सिद्धांत पर या इस सिद्धांत में जो असंगतियां हैं इसकी बहुत ज्यादा भरमार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सिद्धांत के आलोचक मुख्य रूप से अलग अलग तर्कों के माध्यम से देखते हैं। जो इसे मूल्यांकन के रूप में हम देखेंगे कि 1 नंबर में अगर हम पॉइंट के रूप में रखें तो मॉर्गनथाउ का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए केवल एक पक्ष के अध्ययन के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है, और वह पक्ष जो है हित संघर्ष की बात किया जाता है। वह इस बात को भी मानकर चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमेशा विभिन्न राष्ट्रीय हितों के बीच में संघर्ष होते रहता है, और इसमें कोई यह संदेह की बात नहीं है, किसी तरह का शंका की बात नहीं है कि विभिन्न देश जो है अपने राष्ट्रीय हितों के प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वे सहयोग भी करते हैं। यह भी आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मॉर्गनथाउ बता रहे हैं कि सहयोग के इस पहलू की अगर सर्वथा उपेक्षा करता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण जो होता है एकांगी सा प्रतीत होता है। पुनः हम फिर यहाँ दूसरे विचार में अगर समझते हैं तो मॉर्गनथाउ स्वयं दावा करते हैं, यह दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत जो है मानव प्रकृति के साथ या मानव प्रकृति के जो यथार्थ है इसके स्वरूप को एक तरह से उद्भूत करने का काम करता है। लेकिन मानव प्रकृति जो है या मानव प्रकृति संबंधी उनकी जो धारणाएं हैं वो वैज्ञानिक न होकर बहुत कुछ अनुमान पर आधारित यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ मॉर्गनथाउ महोदय का एक तीसरा दावा है कि मॉर्गनथाउ जो है मानव प्रकृति के रूप में या प्रकृति के बारे में जो दोषपूर्ण तथा अवैज्ञानिक यहाँ विचार को प्रस्तुत करने का काम किए हैं, वह इस निरीक्षण के रूप में देखेंगे और जो परीक्षण के रूप में देखेंगे या सार्वभौम के रूप में देखेंगे, तो ऐसे सर्वसम्मत वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मुख्य रूप से अगर हम कहें तो मनुष्य के स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम शुरू में ही कहें कि शुरू में ही कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांतों को, जैसे जो सिद्धांत है वो स्वयं सिद्ध सत्य मानकर वे चलने का काम करते हैं, जिन्हें वस्तुतः अगर कहा जाए कि उसे वैज्ञानिक रीति से सिद्ध करना भी चाहिए था, लेकिन इसलिए अगर कहा जाए कि इसके सिद्धांतों के पारस्परिक जो विरोध है, इस विरोध के प्रति भी यह नहीं पाया जाता है, या और खासकर यहाँ विरोध भी यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर हम इनके चौथे विचारों को देखें
तो मर्गेंथाउ का जो विचार है इस सिद्धांत में, जो सिद्धांत के विरुद्ध में यह आलोचना दी जाती है कि वह एक अपूर्ण सिद्धांत के रूप में, जैसे हेराल्ड यहाँ स्प्राउट के माध्यम से इस पे तर्क दिया गया है कि सिद्धांत की इसलिए अपूर्ण बताया गया है क्योंकि उसमें राष्ट्रीय नीतियों के लक्ष्य जो है, उसके आदर्श जो है, इसकी उपेक्षा करने का काम किया गया है। फिर क्विंसी राइट के अनुसार भी कुछ कहा गया है, जिसमें कहा जाता है कि सिद्धांत एकांगी है क्योंकि वह राष्ट्रीय नीति पर मूल्यों के प्रभाव की उपेक्षा करने का काम करता है। फिर मर्गेंथाउ का पांचवा अगर हम यहाँ मूल्यांकन करते हैं तो पांचवा मूल्यांकन में देखेंगे कि मर्गेंथाउ जो है इनके शक्ति को साध्य माना है क्योंकि राज्य के जो समस्त शक्ति है इसके अधिकाधिक जो संचय करके या संचय करने के लिए होते हैं, इस पे हाफमैन महोदय के अनुसार जो सत्ता है अथवा जो शक्ति है केवल एक माध्यम के रूप में हम समझ सकते हैं। इसमें राज्य के रूप में अगर हम देखें कि राज्य अपने लक्ष्य तथा लक्ष्य प्राप्त भी करते हैं और यह एक अधिक उचित भी होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में व्याख्या जो होता है वह साध्य को सम्मुख रखकर करने का काम किया जाता है, न कि साधन की अवधारणा को ही साध्य माना जाता है। पुनः मर्गेंथाउ के यहाँ सिद्धांत में अगर हम देखते हैं कि इनके मूल्यांकन के रूप में जो छठे अगर मूल्यांकन किया जाए तो मर्गेंथाउ के सिद्धांत जो है, इनके सिद्धांत की रचना की उस सामान्य पद्धति को भी ग्रहण नहीं करते हैं जिसके माध्यम से या जिसके अनुसार हम यहाँ देखें कि सिद्धांत का निर्माण तथ्यों के अनुभवनात्मक सर्वेक्षण के माध्यम से इसके परिणाम स्वरूप करने का काम किया जाता है। वे कुछ ऐसी अवधारणाओं को लेकर सिद्धांत बनाने के साथ जो कोशिश करते हैं जिन्हें वे देश काल के प्रभाव से भी मुक्त मानते हैं, यदि वे यह कहते भी हैं कि मानव स्वभाव के अनुभवनात्मक अध्ययन तथा जो राज्य है, राज्य के नीतियों के व्यवहारिक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति, खासकर यहाँ व्यक्ति और राज्य दोनों की जो शक्ति लोलुपता की बात है तो अधिक तार्किक होता है क्योंकि उन्होंने यह बात स्पष्ट किया है कि अपने सिद्धांत के माध्यम से वर्णित किया है कि एक परिणाम के रूप में न रहकर पहले उसे एक सत्य के रूप में रखने का काम किए हैं। बाद में उसकी पुष्टि करने के लिए वे प्रमाण जुटाने का भी प्रयास किए हैं। और सातवें पॉइंट में अगर हम देखें तो मर्गेंथाउ का यह भी कहना एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण ही कहा जा सकता है कि प्रत्येक राष्ट्र जो है शक्ति को प्राप्त करना चाहता है और सच्चाई इसी बात में है कि शक्ति राष्ट्र का एक लक्ष्य हो सकता है। किसी भी राष्ट्र के लिए शक्ति जो होता है यह लक्ष्य हो सकता है, लेकिन शक्ति के साथ में वह अन्य लक्ष्यों की अगर हम प्राप्ति करने की बात करें तो उसकी आकांक्षा भी मनुष्य रखता है या वो राष्ट्र रखता है। वह अपने विदेश नीति का संचालन जो होता है, उसका आर्थिक लाभ, विश्व शांति की बात तो आदि के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझते हैं तो यह भी करने का काम करता है। फिर हम मर्गेंथाउ के अगले विचारों को समझते हैं तो मर्गेंथाउ के विश्लेषण से भी यह बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राज्यों के कार्यों में उनकी जो उन्नति है, उनकी नैतिकता है, यह बात निहित होती है। राज्य का जो कार्य होता है उसकी नैतिकता निश्चित रूप से उसमें निहित होती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से वो पृथक होता है। अगर ऐसा मान भी लिया जाता है तो खासकर हम कहेंगे कि हम किसी भी राष्ट्र के कार्यों को अनैतिक नहीं ठहराने का काम करेंगे। फिर मर्गेंथाउ का यह जो मूल्यांकन हम करें, इस मूल्यांकन में देखेंगे कि राष्ट्रहित की नीति की आधारभूत कसौटी भी वो मानते हैं। राष्ट्रहित की पालन करने की इच्छा सभी राज्यों के अंदर होती है, लेकिन राष्ट्रहित का कोई निश्चित स्वरूप भी नहीं होता है। समय समय पर राष्ट्रहित के प्रति अगर हम देखें तो राष्ट्रहित के अलग अलग ढंग से व्याख्या देखने के लिए मिलेगा क्योंकि समय समय पर राष्ट्रहित का स्वरूप भी जो होता है उसमें परिवर्तन होते हुए नजर आता है और दूसरे समय पर दूसरा लागू हो जाता है। मर्गेंथाउ यहाँ यथार्थवाद सिद्धांतों के माध्यम से इस बात की कोई परवाह भी नहीं करते हैं कि तथ्य या जो वास्तविकता है इससे विभिन्न प्रकार के या विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी आधार पर स्टैनले हाफमैन ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए बताया है कि मर्गेंथाउ के सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को पावर अगर मॉनिज्म के रूप में समझा जाए, यानी शक्ति का अद्वैतवाद के रूप में समझा जाए, तो इसी की संज्ञा देने का उन्होंने काम किया है। फिर रॉबर्ट टकर के माध्यम से इनके लिए विचार अपना प्रस्तुत किए हैं कि यदि मर्गेंथाउ का सिद्धांत जो है ठीक ही मान लिया जाता है तो दूसरा मतलब यह भी होगा कि किसी भी राज्य को
जो कोई भी राज्य होता है उसका कार्य होता है अनैतिक नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि संक्षेप में अगर हम कहें तो मार्गेंथाउ जो है यथार्थवाद सिद्धांत शक्ति के अतिरिक्त यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्य किसी भी पक्ष पर वो व्याख्या करने का काम नहीं करता है। इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं यानी जनरल थ्योरी होंगे, उस जनरल थ्योरी के रूप में वो स्वीकार किया भी जा सकता है। तो पुनः हम यहाँ इसके बाद अंतिम या प्रश्न के रूप में ही हो सकता है, लेकिन मैंने इसी में इसको ऐड करने का काम भी किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में मार्गेंथाउ के योगदानों का वर्णन करें। ऐसे प्रश्न आपका हो सकता है, लेकिन मैंने पूरे यूनिट को ही एक में ऐड करने का काम किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में मार्गेंथाउ के योगदान किस प्रकार के रहे हैं इसके बारे में हम जिक्र करेंगे अभी, जिसमें हम देखेंगे कि मार्गेंथाउ के सिद्धांत में कई तरह की कमियां तो मौजूद होती है, क्योंकि कोई भी काम आप करिए तो निश्चित रूप से उसमें आपके गुण और अवगुण दोनों मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से मार्गेंथाउ जो है अपने कार्यों को जो किए हैं, इनके सिद्धांत जो है यहाँ पे प्रतिपादित हुए हैं, उसमें भी कई प्रकार के इनके नियमों में कमियां देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनके जो यथार्थवाद सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक अध्ययन के रूप में विकास में कुछ न कुछ योगदान अवश्य माना जाता रहा है। हमारे सामने एक तरह का विचारणीय प्रश्न बन जाता है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक अध्ययन की परंपरा में मार्गेंथाउ का क्या कथन है। कुछ विद्वान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतकार बताने का काम करते हैं, तो अन्य जो आलोचक हैं उन्हें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक सिद्धांतकार के रूप में मानते हैं। जैसे क्विंसी राइट ने अपने विचार को तो यहां तक कह दिया है कि उनके सिद्धांत को अपूर्ण माना है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि इनका सिद्धांत ही अपूर्ण है, क्योंकि उनमें राष्ट्रीय नीति पर प्रभाव डालने वाले जो तत्व हैं को कोई चर्चा भी उन्होंने नहीं किया है। फिर यहाँ रेमसो आरो के माध्यम से जो कहा गया है कि मार्गेंथाउ का जो सिद्धांत है वह बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि उनमें राष्ट्रीय नीति और जो विचारधाराएं हैं इसके व्यापारिक संबंध को विस्मृत कर देने का काम किया गया है। फिर हम जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि होता है, यानी कि थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क हम कहेंगे कि इसकी खोज करने जब करते हैं, तो मार्गेंथाउ के योगदान को हम बिल्कुल भुला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका योगदान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर हम भुला भी नहीं सकते हैं। कारण है कि उन्होंने यथार्थवाद को एक स्वरूप और दिशा प्रदान करने का बेहद ही प्रयास किया है, और जो प्रयास किया है वह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। राजनीतिक यथार्थवाद उनके हाथों में पहुंचकर विशिष्ट दर्शन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय गगन के जो रूप में वह चमक उठने का काम किया है। उनका सिद्धांत जो है राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालित होने के साथ साथ जो संचालित होने का एक तर्कसंगत विश्वसनीय आधार यहाँ पे प्रस्तुत होता है, और यह है सत्ता ही से स्वार्थ सिद्धि है, क्योंकि सत्ता में ही स्वार्थ सिद्धि होती है। यह मान लेते हैं कि वह पूंजी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समस्त जो बंद कपाट हैं यह अपने आप खुल जाते हैं। तो मार्गेंथाउ महोदय के माध्यम से इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक जो अध्ययन है इसकी परंपरा स्थापित करने का काम किए हैं। फिर यहाँ वाल्टेज के शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो केनेथ वाल्टेज अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि मार्गेंथाउ जो है में हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई सुनिश्चित सिद्धांत चाहे न मिलता हो, पर उसमें सिद्धांत जो है वह सिद्धांत रचना के लिए पर्याप्त सामग्री अवश्य मिलने का काम यहाँ पे होता है या मिलता है। फिर यहाँ थॉमसन ने भी अपने प्रस्तुत प्रलेखों में उन्होंने वर्णन किया है कि मार्गेंथाउ विश्व की राजनीति पर लिखने वाले जो समकालीन लेखक में सबसे बड़ा वह समझने का काम करते हैं, सबसे बड़ा उसे उन्हें मानते हैं, और इसे उस युग का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत का निर्माण करने वाला एक प्रमुखतम विचारक के रूप में, जो मोस्ट प्रोमिनेंट के रूप में हम कहें, जो या निश्चित रूप से वो मानने का काम करते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान यह भी होता है कि राजनीति यथार्थवाद का सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार वो प्रदान करने का काम करते हैं, और यथार्थवाद जो है यहाँ विचारधारा पर एक तरह से प्रतिनिधित्व करने वाले, हम कहें यहाँ कि प्रतिनिधित्व करने वाले अगर इधर उधर बिखरे हुए विचारों को श्रृंखलाबद्ध करके मार्गेंथाउ ने उन्हें एक वैज्ञानिक सिद्धांत के धरातल पर बैठा देने का काम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के माध्यम से अगर हम ये बात समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जो है मानव सभ्यता के से रिश्ता जोड़कर उन्हें यथासंभव
एक ठोस दार्शनिक आधार प्रदान करने का भी उन्होंने काम किया है। मॉर्गनथाउ की जो मान्यता है, इस मान्यताओं में या इस मान्यताओं से अगर हम समझते हैं कि हम भले ही सहमत न हो, पर यह बात तो मानना ही पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, इसके शक्ति है, शक्ति के महत्व को उजागर करके उन्होंने हमें अध्ययन की जो अनुसंधान है, इस अनुसंधान का एक ऐसा नया ढंग सिखाने का काम किए हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो भूत की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति और भविष्य की स्थिति है, अर्थात इन तीनों स्थितियों के बारे में यह जो काल है, ऐसे समस्याओं को देखने का काम किया जा सकता है। और संक्षेप रूप से यह कहा जा सकता है कि मॉर्गनथाउ के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक पक्षीय सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार समीचीन कहा जा सकता है, यानी एक पक्षीय ही स्वीकार किया जा सकता है। तो हम लोगों ने आज 4 यूनिट के संपूर्ण बातों को बेहतर ढंग से समझने का कार्य किए, और इसके बाद अगले सीरीज में, अगले यूनिट में पुनः मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः